बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर कुछ लोग सिर्फ एक उम्मीद पर जिंदा है कि उनका टाइम आएगा। आजकल हुकूमत को, वज़रा को, मीडिया को, सबको धमकियां दे रहे हैं कि जब उनका वक्त आएगा, जब उन्हें इक़्तिदार मिलेगा तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं और बस तुम्हारा टाइम तो ख़त्म हो गया, हमने ही इक़्तिदार में आना है। अब पता नहीं किसने इन्हें इक़्तिदार में आने की उम्मीद दिला रखी है। ये अपने लीडर को तो जेल से निकाल नहीं सकते, उसके लिए तहरीक चला नहीं सकते, उसके मुकदमात ख़त्म करा नहीं सकते, स्ट्रीट पावर नहीं शो कर सकते, बयानियाँ नहीं बना सकते, खुद आपस में मिलकर बैठ नहीं सकते और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक में अब इनकी कोई आवाज़ नहीं है या पब्लिक सपोर्ट नहीं है, मगर इनका एक ही नारा है कि इब की मार फिर देखना। तो ये बार बार थप्पड़ खाते जाते हैं और थप्पड़ खा खा कर काफ़ी ढीठ हो गए। अब रोज़ाना का विर्द है। पिछले 24 घंटों में मैं कम से कम 100 व्लॉग देख चुका हूँ जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जा रहा है। अब शहबाज शरीफ तो रोज़ाना कहीं ना कहीं जाते हैं। अभी उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में भी जाना है और भी कई जगहों पर वो आते जाते रहते हैं। तो वो शख्स जो अभी एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दे चुका है और उसके लिए दुनिया नोबल इनाम की डिमांड कर रही है, उसको हमारे कुछ दोस्त घर भेज रहे हैं। तो बाद लोगों का बस एक ही काम रह गया, दिन रात हुकूमत के घर जाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इनके दावे की बुनियाद कोई नहीं है। या तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाए या फिर अवाम इनके साथ खड़े हो जाए। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इमरान खान को बाहर निकालने पर आमादा हो जाए, अदालती फैसलों से इन्हें को रिलीफ मिलता हुआ नजर आए, या कोई इंटरनेशनल पावर इंटरफेयर करे, इमरान खान के लिए बात करे। तो खान बेचारे की तो लुटिया पूरी तरह डूबी हुई है। आप देख लें कि वो मारियो नोफल जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, वो किसी से गुफ्तगू कर रहा था और बता रहा था कि एक ज़माने में उसकी जनरल आसिम मुनीर के बारे में अच्छी राय नहीं थी। उसका ख्याल ये था कि उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल रखा है। ये वही मारियो नोफल है जिसने इमरान खान के बच्चों के इंटरव्यू किए, उनकी फैमिली को बड़ा सपोर्ट किया और पीटीआई के बयानियों को लेकर काफ़ी देर ये हुकूमत की बैंड बजाता रहा। और पिछले दिन उसी के प्रोग्राम में खबर आई थी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसराइल की खुफिया एजेंसी का एक बड़ा मंसूबा पकड़ा है और नाकाम बना दिया, जिसमें वो जनरल आसिम मुनीर को और पाकिस्तानी वफद को टारगेट करना चाहते थे। वो इसकी आला हुकाम की जानब से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मारियो नोफल का दावा ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद से कम नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी फुटप्रिंट बहुत ही अच्छे हैं। तो अब इसकी राय बदल चुकी है। ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और उसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। वक्त के साथ उसे समझ आ गई कि पाकिस्तान की क़यादत बिल्कुल सही हाथों में है। अब चूंकि छोटे मोटे व्लॉगर, यूट्यूबर बोंगियाँ मारते रहते हैं, तो उनकी खबरें लेकर इनको ये लगता है कि वो सही खबर दे रहे हैं और हुकूमत वाकई घर जाने वाली है। अब कोई इमरान खान से जनरल बाजवा की मुलाकात करा रहा है, कोई जनरल कियानी से मुलाकात करा रहा है। तो ये सारी मुलाकातें सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए कि हाँ, फ़ौज राब्ते कर रही है और इमरान खान को बाहर निकालने के लिए मरी जा रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बाहर निकालना हो तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। शहबाज शरीफ को हटाना हो तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा तगड़ी रही है, ताकतवर रही है और डोमिनेट करती है। और इस वक्त जो हाइब्रिड निज़ाम है उसमें फ़ौज का एक बड़ा किरदार सामने आ चुका है। आज से 10-20 साल पहले पाकिस्तान के जो दानश्वर हैं वो ये क्या करते थे कि फ़ौज बार बार शब खून मारती है, मार्शल लॉ लगा देती है और सियासतदानों को घर भेज देती है, तो क्यों ना फ़ौज सियासत के अंदर अपने एक किरदार का तयन कर ले। तो फ़ौज ने वो काम कर लिया। अब एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, चाहे वो इंटीरियर के मामला हो, चाहे एक्सटीरियर के खारजा के मामला हो और चाहे माशी मामला हो। तो ये लोग अभी तक मुझे लगता है जनरल आसिम मुनीर को समझे नहीं है, जो अपने पेशरू जर्नलों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ना ये जनरल बाजवा हैं, ना ये राहील शरीफ हैं। देखिए, लोगों को गुस्सा है, 2-3 बातों पर गुस्सा है। एक तो महंगाई कम नहीं हो रही, दूसरा लोगों पे ड्रैकुला कवानीन का नफाज किया जा रहा है, आवाम को रिलीफ तो मिलता नहीं, तो इस बात पर ये नाराज़ हैं। पेट्रोल की कीमतें भी कम होनी चाहिए थी लेकिन वो कम नहीं हुई। तो जितने अनपॉपुलर फैसले हैं वो दरअसल हुकूमत के घर जाने की बुनियाद बन रहे हैं या उस प्रोपेगेंडे को हवा दे रहे हैं। अब गलती कुछ उन लोगों की भी है जो ये उम्मीद दिलाते हैं। अब उमर चीमा बहुत
अच्छा जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो ये कह रहा है कि हम कल ईरान से पेट्रोल लेने वाले हैं क्योंकि हम उनके साथ अच्छा सलूक कर चुके हैं, उनकी सुलह करा चुके हैं। तो अब लोगों को इस बात की उम्मीद पैदा हो जाएगी कि ईरान से पेट्रोल आएगा और सस्ता आएगा। तो भाई ईरान का जो पेट्रोल है वो क्रूड ऑयल होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर फर्नेस के लिए होता है। फर्नेस ऑयल ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है ईरान, और हम इसका इस्तेमाल तर्क कर चुके हैं। तो इस फर्नेस ऑयल को रिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई मेजर रिफाइनरीज भी नहीं है। दूसरा, अगर कोई ये कहे कि हम सस्ता तेल खरीदेंगे तो ईरान को क्या मुसीबत पड़ी है कि सस्ता तेल बेचे। ईरान अब किसी को सस्ता तेल नहीं बेचेगा, अब उस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो इंटरनेशनल रेट पे तेल बेचेगा। आप चीन को देख लें कि वो ईरान से थोड़ा पीछे हट गया है, तो वजह क्या है? उसे पता है ईरान से उसको आधी कीमत में अब तेल नहीं मिलना। जब मिल रहा था तो शेर बन के खड़ा था। तो दुनिया मफादात के ऊपर चलती है, दोस्तियां भी मफादात के साथ आगे बढ़ती हैं। अगर आपका एक दूसरे के साथ कोई मफाद ही नहीं है तो फिर काहे की दोस्ती? तो मेरी इतलात के मुताबिक ये जो हुकूमत जाने की बातें हैं ये सारी बेबुनियाद हैं। अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे चेक भी किया कि कहीं कोई ऐसी हलचल हो रही है जिसका हमें नहीं पता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वुज़रा की तब्दीली का जो फैसला किया गया था, ये खबर आई थी, वो भी कहीं गुम हो गई है। वुज़रा काम कर रहे हैं, वुज़रा भी तब्दील नहीं हो रहे। तो बाकी आप झूठ बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि सबकी फाइलें बन गई हैं और आगे पहुंचाई जा रही हैं। हूँ अगे पता नहीं लगता मामा बैठा हुआ है। अब मैंने आपको कल खबर दी थी, पाकिस्तान रेंजर के कैंप पर दहशतगर्दों के हमले की। कल रात ये हमला हुआ और वो हमला पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। इस दौरान जो मेरे पास इब्तदाई खबर थी उसमें 4 दहशतगर्दों की हलाकत थी, लेकिन चौथा ज़ख्मी है। 3 मारे गए हैं और चौथा ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया है। ISPR के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक भारतीय हमायत याफ्ता कालदम तंजीम जमातुल अहरार से था। दहशतगर्दों ने कैंप के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर के चौकस एहलकारों ने कार्रवाई की और फायरिंग के नतीजे में रेंजर के 3 जवान भी शहीद हो गए। मैंने आपको 2 जवानों की शहादत की खबर दी थी। इन जवानों की आज नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और उनके जस्द हाकी उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। तो सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक कराची हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का तल्लुक अफगानिस्तान के सूबा जलालाबाद से है। इनमें एक खुदकुश बमबार भी शामिल था जो आते गेट से टकराया, और इस हमले में इस्तेमाल होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त इनके अफगान रवाबत की मुकम्मल तस्दीक हो चुकी है, और जो पकड़ा गया है वो भी बड़े अहम इंकशाफात कर रहा है। عثمان علي وما جماعة الأحرار سره هغه أحرار مولوي سیب نومیدو رین استاد عمر کاری سیب نومیدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو، یو عبدالهادي، یو چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوخد مرچه جانان چې هغه او بامه والی زول هغه عمر فاروق دن نه جنگ او بیمانه جدا شو. مو خدا وو وځ کې دی عبدالهادي ته بلد دی پاکستان هغه د باجوړو هغه تعمیر غونته وو هغه نور خلک مزدوران او دا شي نه پاکستان ته وتاکونه اصلي هدي عبدالهادي راوړی او وزیرستان ما د کلاشنکوف راکړ مونږ چې دی هغه چې څنګه هغه بم والو زول بیا مونږ وردن ما زه چې څنګه منډه مې واغسته خو ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم عمل ته سملاسته دا هغه د جیکټ راوړه مونږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان به دې پوهېدل بس مونږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې صرف وو نور بیا مونږ. तो साफ जाहिर है कि ये अफगान रजीम दहशत गर्दों की अब भी पुष्टपनाही कर रहे हैं और पाकिस्तान बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऐसा ना करें। ये ना हो कि फिर पाकिस्तान उनके ऊपर चढ़ दौड़े और फिर वो दुनिया को शिकायतें लगाते फिरे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। अगली खबर जियो न्यूज़ के हवाले से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस, सबसे बड़ा चैनल, उसकी पैमरा ने 15 रोज़ के लिए नशियात मुअत्तल कर दी हैं। पैमरा का मौक़िफ़ ये कि जियो न्यूज़ ने 10 मुहर्रम 26 जून को एक प्रोग्राम नशर किया, सफ़र इश्क, और उसमें नाकाबिल कबूल मजहबी तस्वीर कशी की गई, यानी कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं या खाके दिखाए गए या इमिटेट किया गया। तो उस पर शदीद रद्दअमल के पेश नज़र जियो न्यूज़ को बतौर सज़ा 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो जियो पर एक डॉक्यूमेंट्री चली है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नमाज़ों की शबीहें चली हैं,
अब मैंने वो देखी तो नहीं है, लेकिन ये सीना गजट है, लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ, और पैमरा भी जब उस पर एक्शन ले रहा है तो ठीक कह रहा होगा, उनके पास रिकॉर्डिंग होती है। तो इस पर जियो न्यूज़ ने वजाहत भी दी है, माफ़ी भी मांग ली है। अब चूंकि ये मजहबी मामला है, बड़ा अहम मामला है, तो इस पर हमारे जज्बात अमूमी नहीं होते, बड़े ख़ास होते हैं। जियो न्यूज़ कहता है कि उन्होंने मुतलका मवाद को हटा दिया है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको जॉब से हटा दिया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। तो पहले वजाहत दी गई, फिर माफ़ी, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी नशियात स्ट्राइक डाउन कर दी और अपने जो यूट्यूब चैनल है वो भी बंद कर दिए। तो पैमरा ये कहता है कि ऐसी तस्वीर कशी या तस्वुराती अक्स जिनमें मजहबी, माशरती और सकाफती इक़दार के असूलों की खिलाफ वर्जी की गई हो, उसकी बुनियाद पर लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है। पैमरा का मौक़िफ़ ये है कि जियो न्यूज़ पर लाजम था कि मजहबी प्रोग्राम नशर करते हुए एहतियात से काम लिया जाता और इदारे की अंदरूनी कमेटी ऐसे मामलात का खुद जायजा लेती, ताहम वो इसमें नाकाम रही। तो पैमरा के मुताबिक जियो न्यूज़ की नशियात सैटेलाइट और तमाम नशियाती नेटवर्क पर मुअत्तल रहेंगी। सबको हदायत जारी कर दी गई है और चैनल बंद हो गया। मेरे जैसे कई लोगों को यकीन है कि जियो पर यह किसी साजिश या मजहबी वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं हुआ। जियो कभी मजहबी चैनल नहीं रहा और उसने कभी मजहबी कंट्रोवर्सीज नहीं की। आमिर लियाकत जब जिंदा होते थे तो कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन वो भी जियो का एंटरटेनमेंट चैनल था। तो ये मेरा गुमान ये कि माज एक गलती होगी। अब जियो न्यूज़ वाले शुक्र अदा करें कि वो टीएलपी वाले बाबा जी नहीं है और ना टीएलपी है, वो जो कहते थे हुनाया गौरी, खादिम हुसैन साहब और उनके दो साहबजादे, अगर वो होते, उनकी जमात एक्टिव होती, अब तक पाकिस्तान में जियो के दफातर, जंग के दफातर, उनके साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाना था। और फिर उनका नारा आपको पता ना क्या होता है, सर तन से जुदा। तो जियो को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मरीम नवाज का, पंजाब सरकार का, कि कम से कम अब वो एलिमेंट नहीं है जो कि उनको इस अंजाम तक पहुंचाते। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे मुझे तो डर था कि ऐसा कभी ना कभी होगा, यानी मुझे उम्मीद थी। ये मेरे लिए तो कोई अनोखी बात नहीं है। अब मुझे क्यों उम्मीद थी, कंटेंट के हवाले से कुछ लोग जो बड़े सिक्काबंद सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि एडिटोरियल बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसे चेक करना चाहिए। तो पहली बात ये कि टीवी चैनल में एडिटोरियल बोर्ड नहीं होता, एक सेरेमोनियल होता है, और ये एडवाइजरी कमेटी, फलानी कमेटी, ये कागज़ों में होती है। कोई चैनल, किसी के पास कोई कमेटी नहीं है। डायरेक्टर न्यूज़ जिम्मेदार होता है न्यूज़ सेक्शन का, और डायरेक्टर प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्रामिंग को हेड करता है। अब डायरेक्टर प्रोग्राम की भी कोई हैसियत नहीं रही, वहाँ एक प्रोड्यूसर आ गया, उसे सीनियर कर देते हैं, तो तरह आदि हो जाती है, डायरेक्टर का ओहदा भी खाली रहता है। इस तरह न्यूज़ के शोबे में भी किसी सीनियर प्रोड्यूसर से काम चला लिया जाता है। तो चैनल के अंदर जो मेन लोग होते हैं वो सीईओ, डायरेक्टर न्यूज़ या डायरेक्टर प्रोग्राम ही होते हैं। तो पहली बात ये कि एडवाइजरी बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चूँकि इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और कई चैनलों का हेड रह चुका हूँ, और ये सारे मेरे हाथ से बने हुए प्रोटोकॉल्स हैं। अब मामला क्या है, मामला ये कि जिन लोगों ने भी ये प्रोग्राम देखा होगा ऑन एयर करने से पहले, उन्होंने देखा ज़रूर होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि इसमें गलती क्या है। तो पहली बात तो कि आपको गलती का पता होना चाहिए कि हाँ ये काम गलत है। जिन्हें अमान और ओमान में फ़र्क कोई और बताए, पाकिस्तान का वज़ीर दिफा जियो को कहे कि भैया ओमान और अमान में फ़र्क कर लो, तो इसी से आप समझ जाए कि ये बताने से पता चला। तो इन्होंने 10% फिल्म चेक की होगी, मगर पता नहीं चला होगा इसमें क्या गलत है। जब किसी ने देखा तो इन्हें बताया, तो फिर इनकी मंजी टूट गई। अब आधे लोग कह रहे हैं इन्हें माफ़ कर दें, आधे कह रहे हैं कि टंग दो। अब जियो जो है वो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल, और एक बेंचमार्क है। मीडिया में कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया हाउस लॉन्च होता है तो उसका बेंचमार्क जियो होता है। वो बीबीसी और सीएनएन बनने के लिए नहीं आता, वो कहते जियो बना दो। तो जियो आज तक कोई नहीं बन सका, हुकूमतों के मदा खान बहुत लोग बन गए। तो ये बड़ा मीडिया हाउस है, इसकी हुकूमत से नहीं बनती। नवाज शरीफ साहब को जियो पसंद नहीं है, इमरान खान को जियो पसंद नहीं है, फौज को भी ये पसंद नहीं है।
ये हमेशा अपोजिशन का चैनल रहा है। फिर इमरान खान ने मीर शकील को जेल में डाल दिया, जो मालिक हैं। तो उनका एक जो भरम था, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किया था, वो टूट गया। तो उनकी अब मीडिया हाउस पे तवज्जो नहीं है। उनको लगा है कि उन्होंने जितनी खिदमत करनी थी या जितनी जर्नलिज्म करनी थी वो कर ली है। अब वो इस काबिल नहीं है कि किसी के साथ लड़ सके। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेतहाशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, डट के खड़े रहे हैं, और आज उनके भाई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती है और हुकूमत है। इस तरह जियो की भी पॉलिसी बदल चुकी है और उस पर तवज्जो भी नहीं है। और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। पिछले चंद सालों से चैनलों में एक रवायत बन गई कि जूनियर लोगों को प्रमोट करते हैं, तनख्वाहें कम होती है, सीनियर लोगों को बाहर करते हैं। तो ना कोई काउंटर चेक है, ना मॉनिटरिंग है। या तो गुजरते गुजरते कान पड़ी आवाज़ बंदा सुन ले तो ठीक करा देता है, नज़र पड़े टिकर पे वो ठीक करा देता है, जिसको पता हो। अब वो लोग ही नहीं है। अब जूनियर लोग हैं, उनको समझ ही नहीं है। उर्दू की माँ बहने कोई है, पढ़ने वाले भी, लिखने वाले तो दूर की बात, पढ़ने के वक्त आप जियो उठा के देख ले, आपको एक दिन में 100 गलतियां मिलेंगी। हालांकि जियो को बहुत ही काबिल शख्स जो है वो हेड करता है, जिसका नाम अजहर अब्बास है, लेकिन वो प्रेसिडेंट है। मेरा ख्याल है उनका अब अमली कोई रोल रहा नहीं। तो मीडिया हाउस ने पैसे बचाने के लिए अपने वो सारे सीनियर लोग निकाल दिए। अब जूनियर लोग हैं, और ये जूनियर लोग बगैर तैयारी के हैं। देखिए, हमेशा सीनियर के साथ जूनियर जब लगाए जाते हैं तो वो तैयार होते हैं, सीखते हैं अपने सीनियर से। यहाँ सीनियर को निकाल दिया, जूनियर को उसके ऊपर लगा दिया, कहाँ सीख जाएगा। तो फिर ऐसी गलतियां होना ये एक नॉर्मल अमल है। अब नतीजा आप देख लेना, कोई चैनल माफी मांग रहा है, कई रिपोर्टर पर पीक एक्ट लग रहा है, किसी कॉलम पे पीक एक्ट लग रहा है। अभी उसका कट्टा खुला है रेहान का, उसने भी मुहर्रम में एक फाउल प्ले किया। तो इन सबको नहीं पता एक्चुअली गलत है क्या, इनका क्या कसूर है, बिठाने वालों का कसूर है। तो अब होना क्या है कि चैनल 15 दिन के लिए बंद रहेगा और इश्तिहार नहीं मिलेंगे, सब कुछ डाउन हो जाएगा, लोगों को तनख्वाही नहीं मिलेंगी। जियो कह देगा जनाब बंद रहा, 2 महीने बाद सैलरी मिलेगी। तो आप क्या कर रहे हैं? जियो इससे पहले भी बंद रहा है। 2014 में हामिद वीर पर कातलाना हमला हुआ था, और उस वक्त के आईएसआई के सरबराह पर ये इल्ज़ाम लगा था, ऑन एयर ये इल्ज़ाम लगाया गया, और मीर शकील रहमान पाकिस्तान से बाहर थे। लेकिन हामिद वीर का पता आपको कि जियो के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने वो अपनी खबर चलवा दी। उसके बाद फिर वजारत दिफा ने शिकायत की, 15 दिन के लिए जियो बंद रहा, 1 करोड़ जुर्माना भी हुआ, माफ़ियाँ अलहदा मांगनी पड़ी। अप्रैल 2018 में भी मियाँ नवाज शरीफ के बयानियों को ज़्यादा जगह देने पर सिक्योरिटी इदारों के मुबैना दबाव के बायस मुल्क के 80% से ज़ायद हिस्सों में केबल ऑपरेटर के जरिए जियो को बंद कर दिया गया, उसका नंबर तब्दील करा दिया गया। जबकि सबसे ज़्यादा जो जियो बंद रहा वो मुशर्रफ के दौर में रहा, जब मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगा दी। उस वक्त अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी, तो वकला के एहतजाज को लाइव कवर करने पर जियो न्यूज़ समेत कई चैनलों पर पाबंदी लग गई थी, और इनकी नशियात कई हफ्तों तक बंद रही थी। दुबई से भी नशियात को बंद करना पड़ा। डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम कई दफ़ा बंद हुआ। तो अब जियो न्यूज़ ने बगैर बहस के, तमहीज़ के, उन्हें समझ आ गई थी कि गलती हो गई है, बड़ी गलती है, और उन्होंने मान लिया, माफ़ी मांग ली। और ये इदारे का कंडक्ट होता है। इंसान खता का पुतला है। बाद लोगों का ख्याल ये है कि जियो की माजरत कबूल कर लेना चाहिए। जो मीडिया रिलेटेड लोग हैं वो समझते हैं कि जियो की माजरत कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि सबको ये लगता है कि ये दानिस्ता नहीं हुआ। ये वैसा नहीं है जैसे फ्रांस में किसी मैगजीन वाले ने खाके छाप दिए थे, आपको याद है, सितंबर 2005 की बात है। और वहाँ पे फिर जो कुछ हुआ उसका पाकिस्तान में रद्द अमल नज़र आया। 30 सितंबर 2005 को ये खाके शाये हुए थे, और फिर उससे पहले 9/11 हो चुका था, मैड्रिड हमले हो चुके थे, 2005 में लंदन में हमले हुए थे। तो बड़ी कशीदगी चल रही थी मुसलमानों में और यूरोपीय लोगों में। तो मुकद्दस शख्सियात के हाकों के बाद दुनिया भर में जो कुछ हुआ आपके सामने है। पाकिस्तान में तो हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने तो अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ें जलते देखी और बहुत से लोगों को गोली लगते देखी। तो पाकिस्तान न्यूज़ चैनल की जो आमदनी है वो इश्तिहारात है, जो गवर्नमेंट देती है, जो प्राइवेट सेक्टर देता है। जो केबल पे लोग देखते हैं वो केबल वाले को फीस देते हैं, केबल वाला आगे टगा नहीं देता। तो 15 दिन की बंदिश का मतलब ये है कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान। तो एक बड़े मीडिया हाउस को बचाना चाहिए, और जंग जियो
के बारे में ये तो सब मानते हैं कि वो मुश्किल हालात में भी हमेशा आवाम के मौक़िफ़ की तर्जमानी करते हैं। अब आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि यूथ तो बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि जियो ने हमेशा उनके खिलाफ खबरें चलाई हैं, तो वो कह रहे हैं जी बंद कर दो, आग ला दो, साड़ दो। तो आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं। अब आए जी ईरान और अमेरिका की लड़ाई के हवाले से। ये लड़ाई बढ़ गई है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी ईरानी बच्चों की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर भी कह रहे हैं कि हम फौजें उतार सकते हैं। पिछले 24 से 48 घंटों में 2 बार अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और 2 से 3 बार ईरान ने बहरीन और कुवैत पे हमला किया। तो मशरक़ वस्ता में ये सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई है। अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के जवाब में ईरान कभी बहरीन को फेंटी लगाता है, कभी कुवैत को लगाता है। हफ्ते को जो अटैक हुआ था तो बहरीन को मार पड़ी थी। अब कल जो अटैक हुआ है उसमें कुवैत को भी निशाना बनाया गया है। और पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक इतवार की सुबह 2 से 3 बजे के दरमियान उन्होंने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और कुवैत में अली अल सालम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज के 8 हम फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए और ईरानी हुकाम ने इस कार्रवाई को अमेरिका की हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों का फैसला कुन जवाब करार दिया। अब ईरान का मौक़िफ़ ये कि MOU के मुताबिक अगले 30 दिनों तक आबरे हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका इंटरफेरेंस कर रहा है। वो कहते हैं कि 30 दिन के बाद ये कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आबरे हुर्मुज़ उसी तरह खोल दी जाएगी जिस तरह जंग के अयाम से पहले थी। लेकिन अमेरिका इसको मान नहीं रहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 5 को हालिया आबरे हुर्मुज़ के हमलों की वजह करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत दोनों मुल्क को अपने दिफा और सिक्योरिटी जोन के तयनात के हवाले से मुबहम इख्तियारात हासिल है, जिसकी आड़ लेकर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक और ख़बर जिसने पूरे खित्ते में और ज़्यादा चीज़ें फ्लेयर अप कर दी हैं। सऊदी अरब का एक हेलीकॉप्टर रास तरूरा में गिर कर तबाह हो गया। ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको, उसका एक हेलीकॉप्टर था और इसमें सवार 14 के 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और ये तमाम सऊदी शहरी थे और ये तमाम अरामको के शेयर होल्डर थे। कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि हेलीकॉप्टर हिट हुआ है या वो खुद ही गिरा है, क्योंकि आजकल मौसम गर्मा है और जहाज़ों के गिरने की खबरें अमूमन आती रहती हैं। फ्रांस में भी पैराशूटिंग और स्काई डाइविंग के शौकीन अफराद को ले जाने वाला एक त्यारा उड़ने के कुछ देर बाद ही गिर गया, उसमें 11 अफराद मर गए। तो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के हमले कर रहे हैं उससे लगता यूँ है कि दोनों का एतमाद का एक फुकदान है। पाकिस्तान अभी भी मीडिएशन कर रहा है और पाकिस्तान अभी भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। मौलाना फजल रहमान से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम की मुलाकात हुई है और दोनों ने मिलकर आज़ाद कश्मीर में मामलात को सुलझाने का इरादा ज़ाहिर किया और मौलाना ने हुकूमत से पूछा भी है कि वो अपनी पोजीशन बताएं कि उनकी पोजीशन क्या है ताकि वो मीडिएशन का अमल शुरू कर सकें। तो लगता है कि जमात इस्लामी एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की कश्ती में सवार होने के लिए हाथ पाँव मार रही है और उनको पहला मौका ये मिला कि आज़ाद कश्मीर के मामलात को सेटल करे, तो उनकी पैदर पे मुलाकातें हो रही है। दूसरी मुलाकात है और मौलाना का दिल बड़ा है तो उन्होंने जमात इस्लामी को अपने साथ मिला लिया है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अगले चंद दिनों में हुकूमत इस पर अपनी पोजीशन वाज़ह कर देगी। अभी तक तो हुकूमत की जानिब से एक ही फैसला है कि इन सब को गिरफ़्तार किया जाएगा और इनको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि इसमें 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई है। इसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी के 2 मरकज़ी अरकान हैं जिन्होंने वीडियो पैगाम के ज़रिए ख़ुद को कालादम कमेटी से अलहदा कर लिया। इनमें फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस है। उन्होंने अपने वीडियो प्रोग्राम में लातल्फ़ी का ऐलान करते हुए कहा है कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी अवामी हकूक़ के मिशन से पीछे हट चुकी है, तो वो किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं रह सकते जो मुल्क दुश्मन अनासर की इमा पर नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हो। तो मेरा ख्याल है अब कालादम अवामी एक्शन कमेटी में कोई 4-6 लोग ही रह गए हैं, ज़्यादातर लोग तो उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में गर्मी से मारे अफराद के लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि
एनडीएमए ने आज से 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशन गोई कर दी है और शुमाली इलाकों में ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद हो सकती है, जबकि ग्लेशियाई झीलें फटने, अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। हुंजा, नगर, गजर, अस्करदू, शक्कर, गाछे, गुरमंग, अस्तवी, दियामीर और लोर चित्राल सवात समेत कई इलाकों में सियाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। तो गर्मी के मारे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि यूरोप तो गर्मी की वजह से जहन्नम कदा बना हुआ है और अब तक यूरोप में गर्मी की वजह से 1000 से ज़ायद लोग डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। अब तक के लिए इतने, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।